एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यूज, मूवी रिव्ह्यूज, सर्व काही गॉसिप आणि म्युझिक इंडस्ट्रीमधील अपडेट्स हे सर्व काही तुमच्या भेटीला आम्ही आणतो मूवीज, म्युझिक आणि मस्ती या कार्यक्रमाच्या द्वारे. माझं नाव प्रथम आणि मी निकिता. तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. तर शोच्या सुरुवातीलाच प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री रती अग्निहोत्री यांचे सुपुत्र म्हणजेच तनुज यांनी डीडी सह्याद्री बरोबर मारल्या एक्सक्लुझिव्ह गप्पा. तनुज आपल्या भेटीला आलेले आहेत वेगवेगळ्या वेब सिरीज आणि शोच्या माध्यमातून, जसं की प्राईम अमेझॉनची सिरीज असू दे इनसाइड एज, झीचा शो असू दे पॉइझन, MTVचा स्प्लिट्सविला किंवा कोड एम. तो पाहुया ही एक्सक्लूसिव मुलाकात. तनुज, आपका स्वागत है. थैंक यू. पहली मर्तबा आप आ रहे हैं जी हमारे स्टूडियो जी. में और ये शो में. मैं नहीं पूछूंगा कैसे लग रहा है, मैं बताऊंगा हमें कैसे लग रहा है. प्लीज पहले आप ही तो, बताइए. मतलब वो जो ब्रैट वाला किड कभी कभार हमें दिखता था पॉइजन में, स्प्लिट्सविला में, जी. इनसाइड एज जी. में, वो इवॉल्व हो रहा है, वो मैच्योर हो रहा है. अच्छी और बात ये- है कि ये मैं इवॉल्व होते जा रहा हूँ और जी. डिवॉल्व नहीं, बिकॉज कभी कभार लोग उल्टी दिशा में भी चले जाते हैं. जी. हाँ, आप सेन और सॉर्टेड की दिशा में रुख कर रहे हैं. मैं सॉर्टेड हमेशा से हमेशा? था, सेन नहीं था. हाँ, हाँ. तो कैसे हुआ ये मैं पेन था. ये I was a बदलाव pain. कैसे हुआ? आई थिंक आपकी ज़िंदगी में जितने भी एक्सपीरियंसेस से आप बीतते हो, अलग अलग सिचुएशंस से आप बीतते हो, तो वो खुद ब खुद कभी कभार कॉन्शियसली, कभी कभार सबकॉन्शियस लेवल पे आप इवॉल्व होते जाते हो. वो आई थिंक वो बहुत सही शब्द आपने यूज़ किया. एंड आई फील टाइम के साथ ना, अभी तो मैं 38 का हूँ. उन दिनों में जब लगते आप 28 के. थैंक यू यार. कोशिश करता हूँ. बट आप इवॉल्व होते हो, चाहे वो आपकी निजी जिंदगी में हो, आपके काम में हो, यू नो, आप चेंज होते हो. दैट्स लाइफ. और इतने सारे नाम तो मैंने ले लिए. स्प्लिट्सविला का बोल दिया, इनसाइड एज बोल दिया, जी. ये सारे का प्रमोशन कर दिया मैंने. बट अच्छी राणा बात है कि नायडू- आपने अच्छी बात है कि आपने स्प्लिट्सविला का जिक्र जिक्र किया, किया. क्योंकि वो तो मैंने पिछले साल ही शूट किया. जी. तो एक साल में अगर मुझ में इतना अभी चेंज आया है तो अच्छी portfolio बात में है. जुड़ता है तो हाँ, नहीं, अच्छी सही बात है. और अभी राणा नायडू भी. हाँ जी जी. तो इतना बॉडी ऑफ वर्क है आपका, टेलीविजन से लेकर वेब सीरीज से लेकर फिल्मों से जी. लेकर वन नाइट स्टैंड तक. तो जी जी. तो कैसे देखते हैं आप इस पूरी जर्नी को इवॉल्व होते हुए एज अ परफॉर्मर भी? क्योंकि मैंने पर्सनालिटी की तो बात की, वहां पर वो तो मुझे दिखता है वो चेंज पॉजिटिव वाला. एज अ परफॉर्मर आप कैसे देखते हो, आप आंकते कैसे हो अपने आप? आई फील इस वक्त मेरे करियर में चाहे वो वेब सीरीज में हो, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे रियलिटी टेलीविजन में क्यों ना, आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. मैं नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ. जब मैंने इंडस्ट्री में 2013 में इंडस्ट्री में पहले कदम रखा था, मैं काफ़ी रिजिड था. मेरी सोच अलग थी कि नहीं, मुझे लीड एक्टर बनना है, मुझे सिर्फ फिल्मों में काम करना है, मुझे टेलीविजन में या और किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना है. एंड आई फील कि आप इस इंडस्ट्री में जितने फ्लूइड रहोगे, उतने ही आपके सामने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आ जाएंगी. जी. सो आई फील कि ये बहुत ज़रूरी है. अगर मैंने 2016 में डिसाइड किया कि यार नहीं, मुझे वेब सीरीज में OTT क्या है, मुझे OTT में काम नहीं करना है, इनसाइड एज मेरी ज़िंदगी में नहीं आती, और इनसाइड एज की वजह से मेरी करियर की जो ग्राफ है वो बदल गई. लोगों का जो परसेप्शन था मेरे बारे में, मेरे काम को लेकर, वो बदल गई, है ना. और अभी स्प्लिट्सविला भी, आई मीन काफ़ी कई सारे लोगों ने कहा कि यार ये क्या कर रहा है, होस्टिंग क्यों कर रहा है, ये रियलिटी टेलीविजन के चक्कर में तो ख़त्म हो जाएगा. पर मैंने कहा कि नहीं यार, आई फील कि एक अलग ऑडियंस, एक काफ़ी यंग ऑडियंस स्प्लिट्सविला जैसे शोज देखते हैं, और ये मेरे लिए एक अलग सा चैलेंज रहेगा, यू नो. सो या यू गॉट टू ट्राई न्यू थिंग्स. न्यू थिंग ऑफ कोर्स. और ये राणा जी. नायडू जो है कुछ अलग सा बीस्ट है ना, इसको अलग सा एनिमल कहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल यार. पहले सीजन के सक्सेस के बाद लोग बेसब्री से सीजन 2 के इंतजार कर रहे थे कि यार ये कब आएगा, और इसमें कौन कौन नए लोग आएंगे, यू नो, कहानी कहाँ जाएगी. सो आई वाज वेरी हैप्पी कि पहले तो मैं इस शो का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और अब मुझे उसी शो में इतने अच्छे अच्छे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का, इंटरेक्ट करने का, एक्टिंग सीखने का एक मौका मिला है, यू नो. तो मैं इसके लिए करण अंशुमन, जो हमारे डायरेक्टर और इनसाइड एज के डायरेक्टर भी है, उन्हें डेफिनेटली थैंक यू कहना चाहूँगा. तनुज, कैसे होता है एक परफॉर्मर के लिए एक फिल्म में काम करना एज अपोज टू एक वेब सीरीज में काम करना? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वेब सीरीज के हर एक एंड में, हर एपिसोड के एंड में एक हुक होना जरूरी है, क्लिफ हैंगर होना जरूरी है, ताकि हम लोग दूसरे एपिसोड में उतनी ही इन्वेस्टमेंट दिखाए, इंटरेस्ट दिखाए. या परफॉर्मर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? कैसे होता है? यार ऑनेस्टली पर्सनली तो मुझे ज़्यादा कुछ
अलग नहीं लगता बिकॉज मैं फॉर्मेट के हिसाब से या ट्रीटमेंट के हिसाब से एक्टिंग स्टाइल नहीं चेंज करता हूँ. आई फील कि जितने भी टेक्नीशियंस हैं हमारे OTT शोज पे सेम लोग फिल्म में भी काम करते हैं. जितने भी एक्टर्स हैं चाहे वो टेलीविजन से आए हो, थिएटर से आए हो, फिल्म के एक्टर क्यों ना हो, वो आजकल OTT में भी काम करते हैं, राइट. तो आई फील कि फॉर्मेट अलग है. OTT लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग के लिए बेस्ट है. मिर्जापुर, सीक्रेट गेम्स, पाताल लोक, इनसाइड एज की भी बात आप करोगे तो अगर ये 2-2.5 घंटे की एक पिक्चर होती, उसमें 3-4 गाने होते, इंटरवल ब्लॉक होता तो शायद उस डिटेल्स के साथ नहीं तो दिखा ऐसे पाते शोज में story। इतना मजा हाँ। नहीं आता बिकॉज इसमें एंसेम्बल स्टार कास्ट है. इतने अलग अलग कलाकार है, इतने अलग अलग रंगीन कैरेक्टर्स है जिन्हें अलग अलग एपिसोड्स में वो एक मौका मिलता है शाइन करने का. फिल्म में इट्स 1, 2, 3 मैक्स टू मैक्स लोग हो सकते हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो. सो आई थिंक फिल्म्स को मैं ज्यादा एक डायरेक्टर मीडियम मानता हूँ और शोज को OTT के जितने भी शोज है उन्हें मैं ज्यादा एक राइटर्स मीडियम मानता हूँ. लाइक जैसे अगर आप राणा नायडू या इनसाइड एज की बात करो तो हमारे मल्टीपल डायरेक्टर्स रहते हैं. राणा नायडू पे भी इस साल अभय चोपड़ा है, सुपन वर्मा है, ऑफ कोर्स करण अंशुमन भी शामिल है. तो हर एक के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी अलग है, बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ उस कैरेक्टर को बेखूबी से निभाना है. तो यू हैव टू बी वेरी सॉर्टेड कि यार नहीं, ये मेरे कैरेक्टर्स के रूल्स है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ. फिर चाहे आपके सामने एक्टर कोई भी हो, आपके सामने डायरेक्टर कोई भी हो, यू हैव टू वर्क लाइक. तो हर एक के साथ वो एक रिश्ता निभाना बहुत जरूरी है. यू हैव टू स्ट्राइक द राइट कॉर्ड. जी. और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा यानी कि रति अग्निहोत्री आपकी माँ है. हाँ. तो जाहिर सी बात ये होगी कि आप जब आए इंडस्ट्री में, आपने जब कदम रखा 2013 की बात करें आप, तो जाहिर सी बात है आपको ये चाहिए होगा कि ये डिजायर होगा कि मैं फिल्मों से ही शुरू करूं या फिल्मों में ही काम करूं. और उसके बाद शायद आपके गणित बदले होंगे. आपने सोचा होगा नहीं मुझे फ्लूइड रखना चाहिए अपने आप को, मुझे अपने आप को ओपन रखना चाहिए क्योंकि OTT का स्पेस भी बढ़ रहा है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने का और मुझे बतौर परफॉर्मर इवॉल्व होने का ज्यादा मौका है. 2013 में जब मैंने इंडस्ट्री में पहला कदम रखा था तो सिर्फ 2 ऑप्शन थे, एक तो टेलीविजन, एक था फिल्म. हाँ. OTT था ही नहीं. वेब सीरीज, ये सारे ऑप्शंस थे ही नहीं, राइट. और मेरी कंडीशनिंग भी ऐसी थी कि यार नहीं, मम्मी फिल्म एक्टर रह चुके हैं तो मैं भी फिल्मों में ही काम करूंगा. फिर अनफॉर्चुनेटली और व्हाट एवर रीजंस वो मेरी जो पहले 2-3 फिल्में आई थी वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चले, क्रिटिकली भी ज्यादा नहीं चले. तो जिस तरह के काम को मुझे मैं चाहता था कि खोज में था, ऐसे मुझे रोल्स नहीं मिल रहे थे. हीरोइन का भाई, हीरो का दोस्त, ऐसे थोड़े सेकेंडरी रोल्स मिल रहे थे. तो आई एम लाइक यार कुछ तो चेंज करना होगा. एंड मम्मी हमेशा कहती है कि यार काम करते रहो, ऑडिशंस देते रहो, क्या पता कौन सा द्वार कहाँ से खुल जाएगा, कौन से नए अपॉर्चुनिटीज आपके सामने पेश आएंगे. बट यू हैव टू कीप वर्किंग, अपने प्रोसेस पे काम करते रहो. और उसी दौरान मैंने इनसाइड एज के लिए ऑडिशन दिया, उन्हें पसंद आया. एंड तभी भी कई सारे लोगों ने, इंडस्ट्री वालों ने कहा कि यार तू क्या कर रहा है, पहले तो पिक्चर ही नहीं चल रहे, अभी तो ये यूट्यूब जैसा क्या फॉर्मेट है, लॉन्ग फॉर्मेट, OTT वेब सीरीज, ये क्या है ये सब. बट आई एम लाइक नहीं यार, इससे Amazon भी जुड़ा है, एक्सेल भी जुड़ी है, अच्छे कलाकार, विवेक, रिचा, अंगद, छायोनी, इतने सारे अच्छे एक्टर्स जुड़े हैं. तो एक ट्राई तो बनता है, लेट्स गिव इट अ शॉट. और फिर पूरी शिद्दत के साथ मैंने उस रोल को प्ले किया, वायु रागम का जो किरदार है. एंड उसके बाद परसेप्शन चेंज हुआ, शो बहुत चला. इनफैक्ट हम इंडिया के तौर से पहले इंटरनेशनल एमीज के लिए हम नॉमिनेट किए गए. कई सारे तो सडनली लोग सोचना कि यार ये बंदा तो एक्टिंग कर सकता है, तो शायद हमें एक दूसरे नजरिए से मुझे उन्होंने एक्सेप्ट किया. थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा जी. जब मम्मी को देखते थे एक्टिंग करते वक्त बड़े पर्दे पर, तो कैसे लगता था, इस इंडस्ट्री के बारे में क्या परसेप्शन था एज अ चाइल्ड आपको? कैसे अच्छा नहीं लगता था? नहीं, अजीब लगता था बिकॉज मैं इतना यूज्ड टू नहीं था, क्योंकि मैं जब छोटा था और तब मम्मी ने 16 साल तक संन्यास लिया था इंडस्ट्री से, रहे तो केबल पे एक दूसरे के लिए कूली, शौकीन, इतने तवाइफ, इतने सारे उनकी फिल्म्स में देखता था. और मुझे पता था कि वो एक एक्टर है, बट उन दिनों में इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें नहीं थे, तो वो एक्सपोजर इतनी थी नहीं. तो जब भी हम लोग ट्रैवल करते थे,
खास तौर पे सिंगापुर या लंदन या दुबई, तो बहुत सारे फैंस आते थे, फोटोज लेते थे, ऑटोग्राफ, ये सब सेल्फी वेल्फी का तो कल्चर था नहीं। धीरे धीरे मैं समझने लगा कि यार नहीं यार, मम्मी सिर्फ एक्टर नहीं स्टार थी, यानी कि फिर उन्होंने जब भी वापसी करी तो मैं कई बार सेट पर जाता था, तो उन्हें जिस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता था, इट वाज वेरी लाइक, हमने वाओ, ये तो बड़ा कूल है। तब मैं समझने लगा कि यार आपको पहली मर्तबा एक्टिंग का कीड़ा कब काटा, आपको याद है? देखिए, मैं हमेशा से क्रिएटिवली इंक्लाइंड रहा हूँ। बचपन से मैं बहुत सारी फिल्में देखता था, और मेरे पास वो एक हैंडीकैम भी था, तो मम्मी पापा ने खरीद के दिया था, तो मैं घर पे अलग अलग टेक्निक्स के साथ वीडियो शूट करता था। तो वो आप कह सकते हैं कि वो एक क्रिएटिव इंक्लिनेशंस और वो कीड़ा हमेशा से था ज़हन में। जीन्स भी थे आपके? हाँ, बट मैं काफ़ी मोटा था, मैं हकलाता था, कॉन्फिडेंस इश्यूज थे, इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं कि 100 साल में कभी सोचा नहीं था कि यार मैं कैमरे के सामने कुछ करूंगा। तो मुझे लगा कि यार या तो मैं राइटिंग करूंगा या तो मैं डायरेक्शन में जाऊंगा। तो इसी को ध्यान रखते हुए मैं लेकिन रहूंगा बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री में। तो इसी को ध्यान रखते हुए मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर में 2-2.5 साल तक मैं काम कर रहा था। उसी दौरान इतने अच्छे एक्टर्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ होते हुए उनका प्रोसेस स्टडी करते करते ना, वो एक एक्टिंग कीड़ा सबकॉन्शियसली मेरे जहन में आ गए। जी। और ये कब आपने डिस्कवर किया कि आप अच्छी बात भी करते हैं? आप बहुत ज्यादा बात करते हैं और अच्छी भी करते हैं, और ये बहुत ज्यादा बात करने में और अच्छी बात करने में एक फर्क है। बट थैंक यू कि आपको लगता है कि मैं अच्छी बातें भी करता हूँ, बिकॉज कई बार ना लोग समझे यार ये कितना बात करता है ये बच्चा, भाई तो ऐसे भी भाई वही तो काम आया ना स्प्लिट्सविला में भी। वो भी सही है, हाँ। बिकॉज एक वक्त के बाद तो पहले 2-3 दिन तक वो इन ईयर हम लोग पहनते, तो वो इंस्ट्रक्शंस देते रहते कि अभी ये पूछो, अभी ये कहो। 3-4 दिन ईयरपीस में आप? हाँ, तो 3-4 दिन के बाद तो वो सब बंद हो गया। बोले कि नहीं आप छा गए हो, आपको जो सही लगे आप कर लो, आप नेचुरल हो इसमें। क्या एंजॉय करते हैं आप, मतलब एज अ होस्ट वहां पर कौन सी स्किल ज्यादा जरूरी है? प्रेजेंटर का भी एक कैरेक्टर होता है। बिल्कुल। हाँ, और यहाँ पर जो आप काम करते हैं वो परफॉर्मेंस है। यस। तो कैसे देखते हैं और किस मीडियम को, किस माध्यम को जमीन आसमान का ज्यादा फर्क है, एंजॉय करते हैं? जमीन आसमान का फर्क है। जब भी आप एक फिक्शनल कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो, तो वो आपके ख्याल नहीं है, वो आपकी कहानी नहीं है, राइट? राइटर्स है, डायरेक्टर है, उनका एक विजन है, आप बस उसे पेश कर रहे हो, आप एक ऑडियंस के लिए पेश कर रहे हो, आप एक वेसल हो, एक मीन्स हो, तो बहुत अलग है, राइट? तो मैं एक ऐसा एक्टर हूँ कि मैं बहुत बार स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, रट लेता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर अपने अंदाज में कहता हूँ, बिकॉज इट हैज टू सीम नेचुरल। कि जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो आप एक ही शॉट कितने रीटेक दोगे, कितने अलग अलग एंगल से दोगे, बट जब वो एडिट होके सामने आएगा तो इट शुड सीम सीमलेस कि यार ये कैरेक्टर प्रेजेंट में ही था। तो मैं काफ़ी प्रेप करता हूँ। जब मैं होस्टिंग कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स शूट करने से पहले हमारे जो प्रोड्यूसर्स है वो बताते कि अच्छा ठीक है, सो स्प्लिट्सविला के घर में ये चल रहा था, इनका ये चल रहा था, इनके बीच में झगड़ा हुआ, इनका चक्कर चल रहा है, इनके बारे में थोड़ा आप सवाल पूछ सकते हो। तो वो सब मेरे जहन में रहता है, वो मेरे दिमाग में रहता है। और जब हम शूट करें, स्पेशली जब हम डोम सेशन शूट करें, जहाँ पे हम कंटेस्टेंट्स को एविक्ट करते, तो देन आई स्टार्ट प्लेइंग। और मुझे भी पता है कि कई बार मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाऊंगा जो शायद फिट नहीं हो या वो जल्दी मर जाते हैं, तो वो एडिट पे निकल जाएगा, बिकॉज जब हम डोम सेशन शूट करते हैं 3-4-5 घंटे तो हम शूट ही करते हैं, फिर वो एडिट होके 1-1.5 घंटे का एक एपिसोड बन जाता है। तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है, और वहां पे रीटेक से होते हैं, राइट? आप कंटेस्टेंट्स को पहले से नहीं जानते हो, ऑफ कैमरा हमें उनसे बात करने से मना किया जाता है, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं, प्रोड्यूसर्स भी चाहते हैं कि जितना भी बात हो उनके लिए कंटेंट है। सो वी आर ओनली अलाउड टू स्पीक टू देम जब कैमरा चालू है। सो आई डोंट हैव एनी लोग कहते हैं अरे इसके साथ फेवरेटिज्म, तनु जिसको पसंद करता है उसको पसंद नहीं करता, ऐसी बात है ही नहीं, बिकॉज मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ, और आप लोग ये शो 4-5 महीने के बाद देखते हो, एडिट होके इतने अलग अलग 40-50 एपिसोड आते हैं, हम लोग 1 महीने में फट स्टार्ट टू फिनिश शूट कर लेते हैं। पॉइजन हो, कोडेम हो, इनसाइड एज हो, कौन से किरदार को तनुज अपने आप जैसा देखते हैं, या शायद अपने पर्सनल कैपेसिटी में, पर्सनल स्पेस में जो किरदार है उससे करीब देखते हैं? आई फील जितने भी मेरे अर्बन कैरेक्टर्स रहे हैं, जितने भी सिटी बॉय, साउथ मुंबई कैरेक्टर्स, सोबो कैरेक्टर्स रह चुके हैं, राइट? आई मीन उनके साथ ऑब्वियसली ज्यादा रिलेटेबिलिटी है, तो वहां पे चैलेंज है कि
मैं तनुज विरवानी नहीं प्ले करता, आई हैव टू स्टिल प्ले अ कैरेक्टर। मुझे वायु राघवन का किरदार निभाना है, या अंगद संधू जो कोड है उनका कैरेक्टर निभाना है, या इलीगल में राघव का कैरेक्टर निभाना है। सो आई फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप एक परफॉर्मेंस दे रहे हो, बट यू नो जैसे कहते हैं ना, जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि अभिनय करे, और अभिनय ऐसे करो जैसे कि जिंदगी जियो। वाह। सो वो मंत्रा मैं हमेशा लेकर, वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। सो दैट्स हाउ आई डू इट। और जैसे अभी आपने कुछ देर पहले राणा नायडू के बारे में जिक्र किया, तो उसमें भी मैं एक सिटी कैरेक्टर हूँ, बड़ा इंटाइटल्ड हूँ, सुपर रिच घर का हूँ। तो उसमें मैंने कुछ सोबो के आजकल सोबो के जितने भी बच्चे जैसे एक थोड़े अलग तरीके से बात करते हैं ना, थोड़ा एक्सेंट के साथ थोड़ा शब्दों को खींच लेते हैं, तो मैंने उस तरीके का थोड़ा परफॉर्मेंस दिया है तो आप खेलते रहते हो, कभी कभार चीजें चल जाती है, कभी कभी आपके क्रिएटिव चॉइसेस नहीं चलते हैं, बट सेम एक्टिंग में नहीं कर सकता, बिकॉज मैं बोर हो जाऊंगा और मेरी ऑडियंस भी बोर हो जाएगी, बोला यार ये सेम घिसा पिटा एक ही स्टाइल है एक्टिंग का, एक ही एक्टिंग, एक ही परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी मेरे सामने रोल्स आए, अपॉर्चुनिटीज आए, उनको लेकर ना मैं खेलूं और कुछ अलग आपके सामने पेश करूं। तनुज, कितना महत्वपूर्ण है एक परफॉर्मर को, या इवन फॉर एन एस्पायरिंग एक्टर, कि पहले तो आपके जीन्स में होना, और मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि घर से क्या तालीम मिली? पहले बोलते हैं ना, वो पहला कदम इंडस्ट्री में, वहां तो कुछ तो हेल्प होती होगी इंडस्ट्री के, लेकिन उसके बाद जो करते हो आप, वो अपने बलबूते पर करते हो, अपने दम पे करते हो। जब आप एक फिल्म फैमिली से हो तो ऑफ कोर्स सर्टेन ऐसे प्रिविलेजेस होते हैं, लोग चाहे ऐसे फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म जो भी कहे, ये तो हर क्षेत्र, हर फील्ड में शामिल है, चाहे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लॉयर का बेटा लॉयर बनेगा, वहां पे तो लोग कुछ कहते नहीं, यहाँ पे लोग इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि एक बड़ा ग्लैमरस इंडस्ट्री है। तो ऑफ कोर्स करियर के शुरुआत में आपको इंडस्ट्री वालों से एक्सेस मिलने में थोड़ी कम दिक्कत होती है, बिकॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माय मॉम वो लोग मुझसे मिलेंगे, बट अगर आपको लगता है कि सिर्फ उसके कारण वो आपको साइन करेंगे या आपको सपोर्ट करते रहेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ये एक इंडस्ट्री है जी, फैमिली बिजनेस नहीं है, इंडस्ट्री है। अगर उन्हें लगता है कि आप में वो है बात, वो एक एक्स फैक्टर है, तभी वो लोग आपको साइन करेंगे और आपको बैक करेंगे, सिंपल सी बात है। और आप चाहे, अगर मैं चाहता तो मैं तनुज अग्निहोत्री के रूप में आ सकता था, बट आई टुक माय डैड्स नेम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी खुद की पहचान बना सकूं। आई एम वेरी प्राउड कि मेरी मम्मी ने इतने अमेजिंग लोगों के साथ, इतने अमेजिंग पिक्चर, इतने वक्त के, इतने सारे अच्छे लोगों के साथ काम किया है। शी इज गॉट एन इनक्रेडिबल बॉडी ऑफ वर्क, नॉट जस्ट हिंदी में, तमिल, तेलुगु, इतने अलग अलग इंडस्ट्रीज में। बट अब मेरी बारी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी चॉइसेस हो, चाहे मेरे सक्सेसेस हो, मेरे फेलियर्स हो, वो मैं अपने हिसाब से करूं। मम्मी के इतने सारे तमाम फैंस हैं, वो चाहते क्यों हमें फिर से एक बार नहीं उनका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? क्या आप नहीं चाहते एज एन एक्टर? आप तो पुश करते हो घर पे? बट क्या है ना कि लोगों को ये भी समझना है कि मम्मी 15 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही थी। मम्मी कभी कॉलेज गई नहीं, स्कूल से डायरेक्टली सेट पर गए। हाँ, तो अभी क्या है, अभी 63 के हो चुके हैं, वो एंजॉय कर रही है लाइफ। अभी वो एक दादी माँ बन गई है, मासी के साथ उन्होंने कई सारे रेस्टोरेंट्स खोले हैं पोलैंड में, तो वो भी चलाते हैं। तो आई थिंक उनके जो शौक है, उनके जो पैशन है, वो अभी थोड़े चेंज हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो वापसी नहीं कर सकते या कभी कभी नजर आएंगे, बट फिलहाल उन्होंने तय किया कि उन्हें एक्टिंग से थोड़ा दूर रहना है। फिलहाल ये थोड़ी बर्नआउट हो चुकी थी। फिलहाल ये रोल ज्यादा एंजॉय कर रही है मम्मी। बिल्कुल। जैसे कि बात कर रहे थे आप कि अगर आप एक ही किरदार करो, एक ही किस्म का किरदार करो, या टाइप कास्ट जिसको बोलते हैं, तो आप उब जाओगे, पक जाओगे। ऑफ कोर्स कोई भी परफॉर्मर हो जाएगा उसी के साथ। लेकिन फिर इस चीज में ऐसा क्या था, राणा नायडू में ऐसा क्या अलग था जिसने, अंग्रेजी में शब्द है सिड्यूस किया आपको? सिड्यूस, बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स भाई। सी क्या है कि कोई ऐसे शोज रहते जहाँ पे आप मेन लीड के रोल में नजर आओगे, तो वहाँ पे जितना भी हैवी लिफ्टिंग करना है आपको, वो शो आप ही के कंधों पर है जी। जब राणा नायडू मेरे पास आए, तो पहली बात तो यह कि बिकॉज करण अंशुमन और मैं एक दूसरे को इतने अरसों से जानते हैं, एंड 3 सीजन इनसाइड एज के हम लोग 2016 से एक साथ काम करे। तो वो बंदा अगर मुझे चाहे गेस्ट अपीयरेंस हो या एक कैमियो के लिए हो या एक छोटा मोटा रोल के लिए क्यों ना फोन करेगा, तो मैं हाजिर हूँ, बिकॉज उनके वजह से आज मेरा करियर है। अगर इनसाइड एज और वायु राघवन मेरे पास
नहीं आती तो पता नहीं आज शायद मेरा मेरा करियर कहाँ होता। तो सिंपल सी बात है। और सेकंड क्या है कि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं सीजन 1 का भी बहुत बड़ा फैन था। और क्योंकि मैं एक ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, तो एक्टिंग के बारे में मैं जितना भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, वो अपने सीनियर्स के साथ, अपने पियर्स के साथ काम करके, उनके एक्सपीरियंसेस उसे अब्जॉर्ब करके ही मैं सीखते आ रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे राणा दग्गुबाती, वेंकटेश सर, रजत कपूर, अर्जुन रामपाल, कृति खरबंदा, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलने वाला था। तो हम लाइक बिल्कुल यार कर लेते, मजा आएगा। और बहुत मजा आया। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, कूल कैरेक्टर है। अक्सर ऐसा होता है कि जो परफॉर्मर होता है वो ना अपने कान आंखें खुली रखता है, वो असेस भी करता है कि सामने वाले को एक्टर उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको कैसे देखते हैं। जी। सो उस लिहाज से कैसे देखते हैं अपने आप को, आपका परसेप्शन कैसा है अभी इंडस्ट्री में एज अपोज टू जब आपने शुरुआत किया था? सी ऑफ कोर्स परसेप्शन तो चेंज हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पेरेंट्स चाहे फेमस हो, आप चाहे आउटसाइडर हो या फिल्म फैमिली से हो, उससे किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपका जो काम है वो आपका बेस्ट ऑडिशन है, चाहे वो ऑडियंस के सामने, चाहे वो इंडस्ट्री के आपके पियर्स के सामने, डायरेक्टर्स के सामने, कास्टिंग वालों के सामने, सबके सामने। तो वो परसेप्शन तो चेंज होती रहती है। एंड मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मैं अभी उस जोन में हूँ कि मैं ज़्यादा अपने प्रोसेस पे फोकस करता हूँ कि मैं बेहतर काम कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी स्किल सेट, अपनी एक्टिंग को और बेहतरीन कैसे बना सकता हूँ, ऑडियंस को और कैसे एंटरटेन कर सकता हूँ। अगर मैं रिजल्ट ओरिएंटेड रहूँगा कि अगर मैं इस सीन को इस तरीके से मैं परफॉर्म करूंगा तो लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे, सो देन आई एम ऑलरेडी मैं उधर ही हार चुका हूँ। बिकॉज लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे हमें नहीं पता है। बट अगर आप शिद्दत से काम करोगे, फोकस करोगे, ठीक है, मुझ में ये खामियां हैं, मुझे इन इन चीजों पर काम करना है, ये मेरे स्ट्रेंथ्स है, इनको मुझे और भी स्ट्रांग बनाना है। तो मैं ऐसे देखता हूँ। हाँ। मेरा आखिरी सवाल, और दो नए रोल्स हैं। एक रोल थोड़ा सा पुराना हो रहा है लेकिन आप उधर तो रोमांटिक है। जी। एक है शौहर का रोल, हस्बैंड का रोल जी। घर पे, और ऑफ कोर्स फादर का रोल। जी। तो ये दो किरदार आप कैसे देख रहे हैं पर्सनल? यार ये ऑनेस्टली बहुत बैक टू बैक हुआ मेरी जिंदगी में। इतने सालों से मैं एक टेस्ट मैच खेलते आ रहा हूँ, धीरे से। हाँ, लोग पूछते थे कि यार सेटल डाउन कब करेगा अभी, बोला हाँ सही टाइम पे। और बैक टू बैक मेरी शादी हुई दिसंबर में, और एग्जैक्टली 9 महीने बाद मेरी बच्ची पैदा हुई 24 सितंबर को। तो काफी ओवरवेलमिंग भी था, बट आई फील कि ये मैंने सही टाइम पे मैंने शादी भी की और बच्चा भी पैदा किया, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सॉर्टेड हूँ, थोड़ा मेच्योर हूँ। वो एक अंदर जो एक एंग्स्ट 20s में रहती है ना, एक इनसिक्योरिटी, एक चंचल वाला दिमाग, वो अभी थोड़ा थम गया है। आई एम लिटिल मोर सॉर्टेड। तो मैं बहुत खुश हूँ यार। आई फील कि पहले तो मैं अलग अलग एक्सक्यूजेस ढूंढता था घर से बाहर जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, मस्ती करने में। अभी तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं काम नहीं कर रहा तो मैं घर पे ही रहूँगा। लोनावला में भी हमारा एक फार्म हाउस है, तो हम वहाँ भी काफ़ी वक्त बिताते हैं। तो बहुत मैं इस फेज से मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर सर। और दोनों कैपेसिटी में, पर्सनल और प्रोफेशनल में, ऐसे इजाफा होते रहे, ऐसे ही बढ़िया आप काम करते रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। प्रत्येक एपिसोडमध्ये आम्ही तुमच्यासमोर आणत असतो मूवी आणि वेब सिरीज रिव्ह्यू. तर निकिताकडे कोणता आहे रिव्ह्यू या महिन्यासाठी, पाहूया. तर प्रेक्षकांच्या भेटीला फायनली आला पंचायतचा सीझन 4. जेवढी हाईप होती या सीझनची, तेवढंच एक्सपेक्टेशन्स भंग केले आहेत या सीझन 4ने. या सीझन 4चा कल पॉलिटिक्सकडे थोडा जास्तच गेला. त्यामुळे ऑडियन्सेसला रॉ ड्रामा, फन मोमेंट्स, इमोशन्स हे जास्त पाहताच आलं नाही. हा, सचिवजी म्हणजेच जितेंद्र कुमार आणि रिंकी म्हणजेच सान्विका यांची लव्ह स्टोरी थोडीफार पुढे जाताना आपण सर्वांनी पाहिलीच. पण गेले 3 सीझन्स पेक्षा हा सीझन थोडासा ओके ओके वाटला. त्यामुळे आम्ही त्याला देत आहोत 5 पैकी 2 स्टार्स. निकिता, काय अपडेट आहे तुझ्याकडे म्युझिक इंडस्ट्रीशी रिलेटेड, जरा सांगशील का आम्हाला? हो, तर क्लासिकल फॅन्ससाठी ही एक खुशखबरी आहे. म्हणजेच पुण्यामध्ये भीमसेन जोशी संगीत महोत्सव आत्ताच पार पडला आहे. 2 दिवसाचा हा कार्यक्रम होता आणि त्यामध्ये पंडित सुरेश तळवळकर यांचं सोलो तबला वादन झालं. त्याचबरोबर
पद्मजा फेणाणी जोगळेकर यांचं सुरेख गायन, अनेक परफॉर्मन्सेस झाले ज्यामध्ये रमेश डांगे यांनी सुद्धा परफॉर्म केलं. मङ्गलचरणा गजानना मङ्गलचरणा गजानना मङ्गलचरणा गजानना मङ्गलचरणा गजानना मङ्गलचरणा गजानना मङ्गलचरणा गजानना गजवदना गजवदना आणि या सेगमेंटमध्ये आपण पाहणार आहोत या एपिसोड मधील प्रमुख ट्रिव्हिया. तर आज मी तुम्हा सर्वांसाठी घेऊन आले एक एक्सक्लुझिव्ह ट्रिव्हिया, तो म्हणजेच रेफ्युजी चित्रपटाबद्दल. रेफ्युजी या चित्रपटाला येत्या 30 तारखेला 25 वर्ष पूर्ण होणार आहेत. तर ट्रिव्हिया म्हणजे काय? हा चित्रपट अभिषेक बच्चन आणि करीना कपूरचा डेब्यू चित्रपट होता. एवढंच नाही तर फिल्मची शूटिंग जेव्हा सुरू झाली तेव्हा अभिषेक बच्चन शूट करत आहे हे कळताच अमिताभ बच्चनच्या मुलाला म्हणजेच अभिषेकला बघण्यासाठी 3000 लोक एकत्र आली होती. तर त्यामुळे अभिषेकला आलं होतं प्रेशर. परफॉर्मन्स प्रेशरच्या अंडर त्याने फर्स्ट टेक साठी 17 रिटेक घेतले होते. एवढंच नाही तर डिरेक्टर JP दत्ताने हा रोल सर्वप्रथम सलमान खानला ऑफर केला होता आणि सलमान खानचं असं म्हणणं होतं की तो या चित्रपटासाठी फिट वाटत नाही, त्यामुळे त्यांनी ही ऑफर रिजेक्ट केली होती. तर असे एक्सक्लुझिव्ह ट्रिव्हियाज, म्युझिक दुनियेशी रिलेटेड अपडेट्स, एक्सक्लुझिव्ह मूवी रिव्ह्यूज, त्याचप्रमाणे इंटरव्ह्यूज आणि बऱ्याच गप्पा गोष्टी आणि गॉसिप हे पाहत रहा मूवीज, म्युझिक आणि मस्ती म्हणजे आमच्या या शो मध्ये दर रविवारी संध्याकाळी 6:30 वाजता आणि दर सोमवारी दुपारी 1:30 वाजता फक्त DD सह्याद्रीवर.